हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम टर्म टू हमारा है 10th क्लास का, उसकी वीडियो लेके आज हम आए हैं। और आज की इस वीडियो में थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, क्योंकि इसमें हम जो हमारा सेशन 1 है, जिसके बारे में हम डाटाबेस के बारे में बात करेंगे, रिलेशनल डाटाबेस क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, डाटाबेस सर्वर्स क्या हैं, हमें क्यों डाटाबेस यूज कर रहे हैं, इन सब बातों के बारे में बात करेंगे। हमारी प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, कंपोजिट की क्या होती है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और इनके एग्जाम्पल्स के साथ में, और सेशन 1 के लास्ट में जो आपके असेसमेंट और शॉर्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको भी हमने यहाँ पे सोल्व आउट करके आपको प्रोवाइड कराया है। तो सबसे पहले वीडियो के लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और मैं यहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। आप टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने आपका जो चैप्टर है, आप किसी एक के चैप्टर को करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको अलग अलग पार्ट्स में वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जो हम वीडियो आपको प्रोवाइड करा रही है, सेशन 1 की है। टोटल 5 सेशन हमारे यूनिट 3 में, जिसका नाम है RDBMS। तो सेशन वाइज मैं आपको वीडियोज प्रोवाइड कराऊंगा। 5 वीडियोज हमारी रहेंगी इसके लिए, RDBMS यूनिट 3 के लिए, ठीक है। हो सकता है अगर हमारी कोई यूनिट अगर छोटी है तो हम 2 सेशंस को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लें, लेकिन आज की वीडियो है, इसमें सारा हमारा थ्योरेटिकल रहेगा, कहीं भी प्रैक्टिकल नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप ये ना सोचे कि पूरा थ्योरेटिकल है और आपके पेपर में भी यहाँ से जैसे एडवांटेजेस है उसके बारे में क्वेश्चन आ जाए, या RDBMS की सिंपली डेफिनेशन पूछ ले, ठीक है। क्योंकि अब तक आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर तो आया नहीं है, लेकिन जितने अदर सब्जेक्ट्स के हम सैंपल क्वेश्चन पेपर का कंक्लूजन निकालें तो आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन नहीं आने हैं। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और 1 या 2 दिन में अगर आपका अवेलेबल हो जाता है सैंपल क्वेश्चन पेपर, तो उसको भी लेकर मैं आऊंगा और आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को पूरी कंप्लीट होने के बाद लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर से जरूर करें, और कमेंट करके बताएं आपको कंटेंट कैसा लगा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वे अबाउट डाटाबेस। अब हम जो बात करेंगे वो डाटाबेस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अबाउट डाटाबेस से क्या होता है, जब हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, वहां पे हम मान लो हम वर्क कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो कंपनी में जो वर्क कर रहे हैं, कोई मैनेजर है, ठीक है, कोई टीम लीडर है, या कोई अपने सीनियर मैनेजर है, या जितने भी एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी डिटेल स्टोर की जाती है कि इसका ये नाम है, एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ये इस पोस्ट पे यहाँ पे पोस्टेड है, और इसके ये वर्क क्राइटेरिया है, ठीक है। तो वो जब सभी एम्प्लॉयज की वो डिटेल्स हम एक जगह स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, तो वो डाटाबेस बन जाता है। क्या बन जाता है? डाटाबेस। तो डाटाबेस जो अब एक न्यू टर्म हम कंप्यूटर में बात करें तो कि डाटाबेस की बात करते हैं, लेकिन कहीं भी कोई भी डाटा हम इस तरह से स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हम रजिस्टर्स में करें, चाहे हम वो डिजिटली अपने कंप्यूटर में करें, वो हमारा डाटाबेस ही होता है, ठीक है। तो डाटाबेस के बारे में अगर हम बात करें तो कोई भी जो चीज होती है उसका हर जो हम काम करते हैं उसका डाटाबेस होता है, ठीक है। अब अगर मान लो हम कोई अपना कोई टीचर है, तो टीचर्स के पास जो डाटाबेस होगा वो किसका होगा? स्टूडेंट्स का होगा। किस स्टूडेंट का क्या डाटाबेस होगा? स्टूडेंट की डिटेल्स होंगी, ठीक है, उसके होमवर्क की डिटेल्स होंगी, उसके असाइनमेंट्स की डिटेल्स होगी, इसने कितने असाइनमेंट किए हैं, कितने नहीं किए हैं, इसने कितना होमवर्क कर लिया है, कितना नहीं किया है, उसकी अटेंडेंस डिटेल्स होगी, किस किस दिन स्टूडेंट आया है, किस दिन नहीं आया है, ठीक है, उसका रिजल्ट होगा, प्रीवियस ईयर्स का रिजल्ट होगा। तो वो सारा हमारा क्या होता है? डाटाबेस होता है, ठीक है। वो डाटाबेस की हेल्प से ही हम अपने सारे वर्कआउट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम चलता गया, हमारा डाटा क्या होता गया? इंक्रीज होता गया, और उसको हैंडल करने में, उसको मेंटेनेंस करने में हमें क्या होने फेल्यूर होने लग गए, ठीक है, हमें दिक्कतों का सामना करने पड़ गया, ठीक है। तो हमने एक कंप्यूटराइज मशीन्स में हमने डाटा को स्टोर किया, जिसको हम बोलते हैं डाटाबेस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या डेफिनेशन आती है डाटाबेस की निकल के, ठीक है। देखिए, डाटाबेस है क्या कि जो हम डाटा है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर करें, ताकि जब भी हमें उसको फैच आउट करना पड़े तो हम उसको इजिली रिट्राइव कर सकें, समझ सकें, ठीक है। तो बहुत पहले हम सीधा एक रजिस्टर में लिख लेते थे, ठीक है। फिर हम क्या करने लगे भाई, पेज वाइज बना लिए कि भाई एक जो स्टूडेंट है उसका एक पेज बना लो, उसको उसकी सारी डिटेल डाल लो, ठीक है। उसके बाद
हम अलग अलग तरीके अपनाने लग गए, मंथली बना लिया, वीकली बना लिया, ठीक है। तो वहां पे क्या होती थी, हमें जैसे 1 ईयर हो गए, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, तो उसके बाद अगर डाटा की जरूरत पड़ती है तो हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती थी उसके लिए। तो हमें डाटा को एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में अगर हम उसको सेट करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, वो डाटाबेस कहलाता है, ठीक है। तो अब प्रॉपरली डेफिनेशन पे आते हैं, होता क्या है डाटाबेस, ठीक है। ये डाटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा वेयर डाटा इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। देखिए, कलेक्शन ऑफ डाटा, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमारा डाटा है, ठीक है। तो वो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन कह लो या डाटाबेस, जो कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटाबेस क्या है, बहुत सारे डाटा का कलेक्शन है। वेयर डाटा इज स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, जहां पे डाटा जो स्टोर किया जाता है वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर किया जाता है। इट इज लाइक ए कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर आवर इंफॉर्मेशन। अब देखिए अगर हम घर पे कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कुछ सामान है, हमें वो डालना है, रखना है कहीं पे, तो हम घर वाले, इसको मैं कहाँ पे रखूं या किसी डिब्बे में मैं इसको डालूं। तो डिब्बा क्या एक कंटेनर है जो उसको स्टोर करेगा। तो उसी प्रकार अगर हमें अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कराना है तो हम डाटाबेस का यूज करते हैं, और वो एज ए कंटेनर होता है क्योंकि वो हमारी इंफॉर्मेशन को अपने अंदर स्टोर करता है। तो किसी भी वस्तु किसी चीज के अंदर स्टोर करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कंटेनर कहलाता है, ठीक है। मान लो हमारी शुगर है, उसको हम एक डिब्बे में डाल दें, ठीक है, तो वो क्या है, वो डिब्बा जो है वो कंटेनर है। उसी प्रकार हमारी जो इंफॉर्मेशन है उनको हम डाल दें एक कंटेनर में, तो कंटेनर होगा, उसको स्टोर करने के लिए वो डाटाबेस होगा, उसको हम डाटाबेस कहेंगे, जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे। तो अगर हम किसी कंटेनर में डाटाबेस में अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर करा रहे हैं तो वो अपने अंदर उस इंफॉर्मेशन को रख रहा है, तो वो क्या है, कंटेनर है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। सपोज इफ यू आर ए टीचर, हम सपोज कर रहे हैं कि मान लो कोई टीचर है, कि टीचर है, वी नीड टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ एवरी स्टूडेंट इन योर रजिस्टर। क्या करता है वो, जो हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो अपने रजिस्टर में रखता है। लाइक अटेंडेंस रिकॉर्ड हो गया, होमवर्क हो गया, असाइनमेंट डिटेल हो गई, स्टूडेंट डिटेल हो गई, एक्सेट्रा, जितने भी वो रिलेटेड डिटेल है वो उनको क्या करेगा, रजिस्टर में स्टोर करता है, अपने पास रखता है रिकॉर्ड में, ठीक है। इफ वी क्रिएट सेवरल फाइल टू कीप द रिकॉर्ड, अगर हम इस रिकॉर्ड को रखने के लिए बहुत सारी फाइल्स क्रिएट कर लें, इन्हें कंप्यूटराइज्ड मशीन, अपने कंप्यूटराइज्ड मशीन है उसके अंदर बहुत सारी फाइल में अगर हम इस रिकॉर्ड को कर लें, तो वी आर यूजिंग डाटाबेस प्रोग्राम। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर स्टोर कर रहे हैं तो एक डाटाबेस प्रोग्राम का यूज कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी फाइल बनाए, बहुत सारी फाइल से क्रिएट सेवरल फाइल से मतलब है, एक फाइल हमने अटेंडेंस रिकॉर्ड की बना ली, एक होमवर्क की बनाई, एक असाइनमेंट डिटेल की बनाई, एक स्टूडेंट डिटेल की बनाई, ठीक है। तो जो हमारी वो फाइल बनी, अलग अलग फाइल बनी, तो बहुत सारी फाइल्स हो गई, सेवरल फाइल्स हो गई रिकॉर्ड को रखने के लिए। इन्हें कंप्यूटराइज्ड मशीन, और कहाँ पे हो गई वो कंप्यूटराइज्ड मशीन, हम अपना कंप्यूटर कह सकते हैं, वहां पे एक्सेल में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो एट दिस टाइम वी आर यूजिंग डाटाबेस प्रोग्राम, इस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं, अपने डाटाबेस प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल MS एक्सेस, ओपन ऑफिस डॉट ऑर्ग, बेस, माई एसक्यूएल, ये हमारे कुछ एक डाटाबेसेज हैं जिनके नाम यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। MS एक्सेस है जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से जानते हैं इसको। ओपन ऑफिस ऑर्ग बेस, जिसको हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे। माई एसक्यूएल और एसक्यूएल, ये हमारे डाटाबेसेज के नाम है, ठीक है। इससे आगे चलता है, देर आर सम इम्पोर्टेंट डाटाबेस विच आर यूज्ड टू ऑर्गेनाइज द डाटा एज पर योर नीड। ये हमारे कुछ एक डाटाबेसेस हैं इंपॉर्टेंट, जो हमारे क्या करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हमारी जो नीड है उसी के अकॉर्डिंग हमारे डाटा को क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, व्हाई वी नीड डाटाबेस, हमें डाटाबेस की जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज करते हैं, ठीक है। In nowadays we are assuming that data is increased day by day, ठीक है। हम आजकल एज्यूम कर रहे हैं कि जो डाटा है हमारा वो डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द डाटा इन रजिस्टर्स एंड वी आर आल्सो मूविंग टू पेपरलेस वर्क। क्या होता है, जब डाटा इंक्रीज होता जा रहा है तो बहुत डिफिकल्टी हमें महसूस हो रही है मैनेज करने में उसको, क्योंकि रजिस्टर्स के हम जा रहे हैं, रजिस्टर्स को भरते जा रहे हैं, ठीक है, और उनको स्टोर करते जा रहे हैं। एंड वी आर आल्सो मूविंग टू पेपरलेस वर्क। और दूसरा क्या हो रहा है भाई, आज के दिन हम ग्रीन ग्रीन स्किल की बात करें या ग्रीन की बात करें तो हम क्या करते हैं भाई, हम पेपरलेस वर्क पे जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो पेपर हमारा क्रिएट होता है उसके लिए हमें जो ट्रीज होते हैं उनको भी कट करना पड़ता है, और वहां पे कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट पे भी उसका इफेक्ट आता है। तो हम पेपरलेस वर्क की ओर मूव कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें
रजिस्टर्स अगर हम यूज करेंगे तो हमें पेपर की जरूरत पड़ेगी और पेपर वो वहीं से आएगा, ठीक है। तो इफ यू आर स्टोरिंग द डाटा इन रजिस्टर्स, और अगर हम रजिस्टर्स में डाटा स्टोर करेंगे तो रजिस्टर्स एक दिन फिल भी होगा और उसको हमें रखने के लिए स्पेस भी चाहिए। तो वी आर नीड मोर स्पेस टू स्टोर द डाटा, हमें डाटा को स्टोर करने के लिए स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितने रजिस्टर्स हम भरेंगे, ठीक है, उनको रखने के लिए भी जगह चाहिए, ठीक है। मान लो मैंने 10 रजिस्टर्स का डाटा है और वो एक 2 GB चिप में स्टोर कर लिया, तो कौन ज्यादा स्पेस लेगा, रजिस्टर या चिप, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम यूज करते हैं अपने रजिस्टर्स का, तो हमें स्पेस की भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी और कॉस्टली भी होगा, ठीक है, कॉस्टली भी होगा। देयर वी आर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, हम क्या करते थे यहाँ पे, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करते थे। लाइक मेंटेनेंस करना है, नया डाटा क्रिएट करना है, या उसको डिजाइन करना है, या कंट्रोल करना है रिकॉर्ड को, ठीक है। तो वहां पे हमें बहुत सारी डिफिकल्टीज होती थी। सो इन 1960 द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा इज इवॉल्व। जब ये डिफिकल्टीज सबके सामने आई, रिसर्च हुए, ठीक है, तो 1960 में हमारा डाटाबेस का कॉन्सेप्ट इवॉल्व हो गया, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये बात करता है अबाउट डीबीएमएस। देखिए डाटाबेस के बारे में हमने पढ़ लिया क्या है, अब हम बात करेंगे डीबीएमएस की। तो डीबीएमएस की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत बार आती है हमारी। तो डीबीएमएस है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए हम डाटाबेस के अंदर कोई वैल्यू डलवा रहे हैं, ठीक है, मान लो हम भाई रजिस्टर के अंदर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, पेन उठाए और लिख दिए, ठीक है। लेकिन डाटाबेस के अंदर कैसे लिखेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम एक सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे जिसको हम बोलते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन अभी चेक करते हैं। डीबीएमएस इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज, डाटाबेस है जो हमारा एक सॉफ्टवेयर पैकेज है विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सॉफ्टवेयर पैकेज है विच इज यूज टू कंट्रोल द क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड यूज ऑफ डाटाबेस, जो यूज किया जाता है हमारे डाटाबेस को क्रिएट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इट अलाउज ए ऑर्गेनाइजेशन टू डेवलप द डाटाबेस फॉर वेरियस एप्लीकेशंस। एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये अलाउ करता है कि वो अपने बहुत सारे एप्लीकेशन डाटाबेस की क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। इट अलाउज द मल्टीपल यूजर कैन एक्सेस द सेम डाटाबेस बाय यूजिंग यूजर एप्लीकेशन प्रोग्राम और वेबसाइट। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर हम रजिस्टर्स में अपना डाटा रख रहे हैं तो उसको एक टाइम में एक ही एक्सेस कर सकता है, दूसरा एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम अपना डाटाबेस यूज कर रहे हैं, मशीन यूज कर रहे हैं, कंप्यूटराइज मशीन यूज कर रहे हैं, और एप्लीकेशन प्रोग्राम और वेबसाइट की हेल्प से उसको बहुत सारे यूजर एक साथ एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। वो हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मान लो कोई हमारा है आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, तो आधार कार्ड रजिस्ट्रेशन अगर हम कराएंगे ऑफलाइन, अगर कराते हैं तो हमें क्यू में खड़ा होना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है और एक एक करके तब होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं आधार कार्ड के लिए, तो सिंपली हम अपने फोन में यूआईडीआई ऐप खोलेंगे और वहां पर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बंदे एक साथ उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं, उस डाटाबेस को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डीबीएमएस। फॉर एग्जाम्पल अब जो पॉपुलर डीबीएमएस है उनमें हमारा ओरेकल आ गया, आईबीएम DB2, MS SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, पोस्टग्रेसक्यूएल, माइस्क्यूएल, फोक्स प्रो एंड स्क्यूएलाइट। तो देखिए इनमें जो आज के दिन सबसे ज्यादा यूज हो रहा है माइस्क्यूएल यूज हो रहा है, पोस्टग्रेसक्यूएल और स्क्यूएलाइट, ठीक है। स्क्यूएलाइट है जो ये लाइट वेट हमारा सॉफ्टवेयर है जो हमारे एंड्रॉइड फोन है उनके लिए यूज होता है। तो ये कुछ एक पॉपुलर डाटा बेसिस हैं जिनके नाम यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, और 3-4 नाम हमने पहले भी पढ़े थे, वो भी इसी में। अब आगे चलते हैं हम। देखिए टाइप ऑफ डाटा ऑर्गेनाइजेशन, जो डाटा का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कितने टाइप्स होता है, वो 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। वी कैन ऑर्गेनाइज द डाटा इनटू 2 टाइप, हम जो डाटा है उसको 2 टाइप से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आपको पहले हमें दिखाई देगा फ्लैट फाइल और रिलेशनल, ये 2 टाइप का हमारा फ्लैट फाइल और रिलेशनल। फ्लैट फाइल में क्या होता है, देखिए इट इज यूज्ड व्हेन वी आर हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा। क्या करते हैं, ये तब यूज होता है जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा यूज कर रहे हैं, हमें इंसर्ट करना है उस डाटा, एक छोटा सा डाटा है, छोटा सी इंफॉर्मेशन है वो हमें स्टोर करनी है, तो हम यूज करते हैं फ्लैट फाइल का। और जो फ्लैट फाइल डाटाबेस का अगर हम यूज कर रहे हैं
तो हम जो डाटा स्टोर करेंगे वो सिंगल टेबल में करेंगे। इससे आगे हमारा आ गया रिलेशनल। इट इज यूज्ड व्हेन वी आर हैविंग मीडियम और लार्ज ऑफ डाटा। जो हमारे पास डाटा है उसका साइज मीडियम है या लार्ज है तो हम रिलेशनल डाटा का यूज करते हैं। इन दिस टाइप वी स्टोर द डाटा इन मल्टीपल टेबल्स। और जब हम इसके अंदर जो डाटा स्टोर करते हैं वो एक नहीं एक से ज्यादा टेबल में स्टोर होता है और ये टेबल्स आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं एंड दीज टेबल आर लिंक्ड विद द हेल्प ऑफ कीज। कीज की हेल्प से या कॉमन फील्ड्स जो हमारे होते हैं उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं उनको एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। कॉमन फील्ड्स का मतलब है एक टेबल है ऑर्डर, एक टेबल है सप्लाई। ठीक है, तो ऑर्डर में जो हमारी रोल नंबर, ऑर्डर में जो हमारी कस्टमर आईडी होगी और सप्लाई में जो कस्टमर आईडी होगी वो दोनों की कॉमन फील्ड होगी। ठीक है, तो उस प्रकार से बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं डाटाबेस सर्वर। तो डाटाबेस सर्वर दीज आर द डेडिकेटेड कंप्यूटर्स। डाटाबेस सर्वर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं दैट होल्ड्स द ओरिजिनल डाटाबेस एंड रन ओनली द डीबीएमएस एंड रिलेटेड सॉफ्टवेयर। अब देखिए भाई डाटाबेस सर्वर्स क्या होता है। डाटाबेस सर्वर वो होते हैं जब हम ऑनलाइन अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होती है। ठीक है, तो वो स्टोर कहाँ होते हैं, जहां पे हमारा सॉफ्टवेयर रन हो रहा होता है जिस मशीन पे, वहां पे जाके वो स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं होल्ड्स द ओरिजिनल डाटाबेस को जो ये रखते हैं और ओनली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे ही वर्क करते हैं, उससे अलग कोई भी वर्क इन पे नहीं होता। अवर डाटा इज स्टोर्ड ऑन द डाटाबेस सर्वर। और जो हमारा डाटा है वो स्टोर होता है डाटाबेस सर्वर पे। ठीक है, सर्वर क्या है, एक हमारा फिजिकली एक जैसे हमारा सीपीयू होता है वैसे एक सर्वर होता है जिसकी मेमोरी बहुत ज्यादा बड़ी होती है, उसका प्रोसेसर भी बड़ा होता है। ठीक है, तो एक जो हमारा सर्वर है वो लाइक ए सीपीयू ही वर्क करता है। वी कैन एक्सेस इट बाय यूजिंग फ्रंट एंड्स बाय राइटिंग कमांड और जीयूआई टूल। हम क्या कर सकते हैं, जीयूआई इसको अगर हमें एक्सेस करना है तो हम फ्रंट एंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो फ्रंट एंड में क्या होता है, फ्रंट एंड में वो चीजें होती है जो हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, मान लो हम ऑनलाइन आधार का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो हम फ्रंट एंड यूज कर रहे हैं, वहां पे हम अपना नाम डाल रहे हैं या वहां से हम अपनी डिटेल्स फैच भी निकाल भी रहे हैं कि मुझे देखना है मेरा आधार कार्ड बन गया है या नहीं बना है या उसका स्टेटस चेक करना है। तो हम वहां पे अपना जो भी नंबर मिला हुआ है, आधार कार्ड नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी मिला वो डालते हैं। तो वहां से एक्सेस करते हैं हम इंफॉर्मेशन। कहाँ से एक्सेस होती है इंफॉर्मेशन, सर्वर से होती है। और उसके लिए हम जो टूल यूज कर रहे हैं अपनी वेबसाइट पे जाके अपने फोन में एप्लीकेशन ओपन करके वहां पे हम जो जीयूआई टूल, जीयूआई होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, तो उसके थ्रू या कमांड लिख के उसके थ्रू हम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं डाटाबेस सर्वर से। तो हमारा क्या है, वो फ्रंट एंड है। डाटाबेस सर्वर आर बैक एंड। और जहां पे हमारा डाटा पड़ा हुआ है, स्टोर हो चुका है, वो हमारा क्या है, बैक एंड है। ठीक है, if you are accessing the data in this type that is called client server model। और इस टाइप से हमारे दो हैं, एक फ्रंट एंड और एक बैक एंड। इस फॉर्म में अगर हम डाटा को एक्सेस कर रहे हैं तो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल है। ठीक है, आगे चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहें। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। तो एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस में हमारे 7 पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो इन्हें जो 7 पॉइंट्स हैं यहीं से आपका एक या दो क्वेश्चन का मार्क्स भी बन, 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है। और आपसे एडवांटेजेस पूछ लेते हैं, यहाँ पे आपका 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस इस पेज पे हमारे 3 आए हैं, रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, शेयरिंग ऑफ डाटा और डाटा इंटीग्रिटी। तो रिड्यूस डाटा रिडंडेंसी, अगर हमें एडवांटेजेस है डाटाबेस का, सबसे बड़ा एडवांटेजेस तो यही है कि हमने डाटाबेस की जो रिडंडेंसी है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। अब एक वर्ड यूज हुआ है रिडंडेंसी। ठीक है, तो रिडंडेंसी क्या होता है फ्रेंड्स, रिडंडेंसी ये होता है कि जब हम कोई भी डाटा इंसर्ट कर रहे हैं तो इसमें एक ही स्टूडेंट या एक ही एम्प्लॉय की डिटेल्स हम 2 बार फीड कर देते हैं तो वो डाटा रिडंडेंसी हो जाती है, यानी डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इन ए टेबल। डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। तो जब जो रिडंडेंसी है उसको रिमूव करने के लिए जो हमारा डाटाबेस है वो उसको रिड्यूस कर देता है। वो कैसे करता है कि जब हम डुप्लीकेट डाटा डालेंगे तो वो उसको एक्सेस ही नहीं करेगा। ठीक है, जब हम देखते हैं कि किसी साइट पर रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और दोबारा वही ईमेल आईडी और फोन नंबर हम यूज करते हैं तो दिखाता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड।
ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो ये आपको बता रहा है कि आप पहले से रजिस्टर्ड हो, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है वहां पे, अगर वो दोबारा से उसी की वैल्यूज कर लेता, उसको दोबारा रजिस्टर कर लेता, तो क्या हो जाती है भाई, डाटा रिडंडेंसी हो जाती है, ठीक है। लेकिन डाटाबेस इसको अलो नहीं करेगा, तो हमारे डाटाबेस में क्या होगा, डाटा जो है रिडंडेंसी है वो रिड्यूस होगी, कम होगी। देखिए क्या बता रहा है इसके बारे में, रिड्यूस डाटा इन द डीबीएमएस वी कंटेन्स मल्टीपल फाइल्स। डाटाबेस में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारी फाइल्स होती हैं विच आर स्टोर्ड फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस इन ए सिस्टम। तो हम जो डाटा लेते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आता है हमारे सिस्टम के, कोई डी ड्राइव में पड़ा है, कोई ई ड्राइव में पड़ा है, कोई डेस्कटॉप पे है। तो समटाइम्स देयर आर मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल। क्या तो हमारे पास जो हमारी फाइल्स हैं उनमें मल्टीपल कॉपीज हो जाती है सेम फाइल्स की, इट इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। वही बताया था मैंने, मल्टीपल कॉपीज है, डुप्लीकेसी ऑफ डाटा है, वही हमारी डाटा रिडंडेंसी है, ठीक है। तो आप इजिली आंसर कर सकते हो व्हाट इज डाटा रिडंडेंसी। तो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज डाटा रिडंडेंसी, या आप कह सकते हैं देयर आर मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल, इट इज कॉल्ड डाटा रिडंडेंसी। लास्ट लाइन जो आपकी दी हुई है ये भी डाटा रिडंडेंसी की ही हमारी क्या है डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारा शेयरिंग ऑफ डाटा। देखिए शेयरिंग ऑफ डाटा में क्या होता है, हम डाटा को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लो कोई 4 एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं तो वो उस डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वो क्या जो है, यूजर कैन शेयर द डाटा अमंग देमसेल्फ, द डाटा कैन बी शेयर्ड ओनली विद ऑथोराइज्ड यूजर, ठीक है। तो भी क्या होता है कि हम डाटा एक दूसरे के साथ ही शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो डाटा शेयर होगा वो ऑथराइज्ड यूजर्स के थ्रू ही होगा, ठीक है। तो ऑथराइज्ड यूजर्स क्या होंगे, ऑथराइज्ड यूजर्स वो होंगे जिनको एक्सेसिबिलिटी होगी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी क्या है, मान लो एक कंपनी का मैनेजर है, उसको एक्सेसिबिलिटी रहेगी कि वो सभी एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। लेकिन एक टीम लीडर है, उसको एक्सेसिबिलिटी यही रहेगी वो अपनी टीम का रिकॉर्ड चेक कर सकता है। और एक एम्प्लॉय है, उसको एक्सेसिबिलिटी यही रहेगी कि वो अपना खुद की डिटेल चेक कर सकता है, वो किस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है वो चेक कर सकता है। वो उनको ऑथराइजेशन के लेवल्स हैं, मैनेजर को ये ऑथराइजेशन रहेगी वो सभी टीम लीडर्स को और उन टीम लीडर्स की टीम को भी देख सकता है, किन किन प्रोजेक्ट पे वर्क हो चुका है, कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, कितने कंप्लीट होने को जा रहे हैं, इनकी डिलीवरी कब करनी है, वो एक मैनेजर देख सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक टीम लीडर पे बात आ गई तो वो अपनी टीम का ही देख सकता है, अपनी टीम का क्या देख सकता है, कितने प्रोजेक्ट हैं हमारी टीम में, ठीक है, उन पे कौन कौन वर्क कर रहा है, किसने कितना वर्क कर लिया, ये काम होता है टीम लीडर का, ठीक है। तो उसी प्रकार से डाटा एक्सेस अकॉर्डिंग टू लेवल्स ऑफ ऑथराइजेशन। तो जो डाटा एक्सेस होगा वो उसके ऑथराइजेशन के लेवल के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, एक्सेस होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने मैनेजर का एग्जांपल दिया, टीम लीडर का दिया और उसके नीचे जो एम्प्लॉय है उनका दिया, उसी प्रकार से। फिर हमारा डाटा इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूचर है किसका, डाटाबेस का। इट मीन्स द डाटा इज एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट इन द डाटाबेस। इसका मीनिंग ये है कि जो डाटा इंटीग्रिटी है उसमें डाटा एक्यूरेट होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए डाटाबेस में। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर यूजिंग मल्टीपल डाटाबेस इन ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कब इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब हम मल्टीपल डाटाबेसेस में, एक डाटाबेस जो हमारा सिस्टम है उसके अंदर मल्टीपल डाटाबेस पे वर्क कर रहे हैं। दिस डाटा इज विजिबल टू मल्टीपल यूजर, क्योंकि जो हमारा डाटाबेस की जो होगा वो मल्टीपल यूजर्स को क्या होगा, दिखाई देगा। सो इट इज नेसेसरी टू एंश्योर दैट द डाटा इज करेक्ट एंड कंसिस्टेंट। तो हमें इंश्योर कर लेना है कि हमारा जो डाटा है वो करेक्ट है और कंसिस्टेंट है इन ऑल द डाटाबेसेस एंड फॉर ऑल द यूजर्स। तो देखिए यहाँ पे कंसिस्टेंट एक वर्ड आया है, इसका आगे 7th नंबर जो हमारा एडवांटेज है उसमें इसका डिटेल से बताया हुआ है। कंसिस्टेंट से मतलब ये है कि मान लो हमारा डाटा 3 जगह जा रहा है डाटा, ठीक है। तो एक ही एम्प्लॉय है, उसका डाटा 3 टेबल्स में है, 3 टेबल्स में एक जगह तो उसका एम्प्लॉय आईडी कुछ आ गई, दूसरी टेबल में उसकी एम्प्लॉय आईडी कुछ है और तीसरी टेबल में उसकी एम्प्लॉय आईडी कुछ है। तो हमारी क्या कहलाएगी, इनकंसिस्टेंसी, डाटा इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट का मतलब है जितनी जगह भी उसका रिकॉर्ड जा रहा है वो सेव होना चाहिए, हर टेबल में उसका रिकॉर्ड अलग अलग नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके आगे हमारा है डाटा सिक्योरिटी, प्राइवेसी, बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है।
तो डाटा सिक्योरिटी में क्या रहेगा, देखिए, इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ द डाटाबेस। ये हमारा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है किसका, डाटाबेस का। ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डाटा विच इज आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द यूजर नेम एंड पासवर्ड। जो हमारा डाटा है उसमें सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, ठीक है। नहीं तो क्या होगा भाई, जो हमारी कंपनीज है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसका डाटा कोई भी देख लेगा, ठीक है। उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो निकाल सकता है और उनका मिसयूज कर सकता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन निकालने से कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन उनका मिसयूज कर लेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए डाटा सिक्योरिटी है जो वो बहुत जरूरी है हमारे डाटाबेस। तो क्या होगा भाई, अगर हमें सिक्योरिटी अप्लाई कर रखी है तो ऑथोराइज्ड यूजर है वही इसको एक्सेस कर सकते हैं। और हम कैसे पता करेंगे कि ये और यूजर जो यूज कर रहा है इसको ये ऑथोराइज्ड है या नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ऑथेंटिकेट करेंगे यूजर को क्या करेंगे, ऑथेंटिकेट। और ये ऑथेंटिकेट करने का एक ही वे है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड हम देंगे उसको। अगर वो ऑथेंटिकेटेड है, उसके यूजर नेम और पासवर्ड वो यूज कर रहा है वो ऑथेंटिकेट मिले, तो वो क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि ऑथराइज्ड यूजर है और हम उसको क्या कर देंगे, एक्सेस दे देंगे डाटा का। Unauthorized user is not be able to access the database under any circumstances। अगर कोई अनऑथोराइज्ड यूजर है तो उसको किसी भी हालात में हम डाटाबेस एक्सेस नहीं करने थे, ठीक है। फिर आता हमारा प्राइवेसी। इट एंश्योर दैट द ओनली ऑथोराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डाटा। इस प्राइवेसी में हम एंश्योर करेंगे कि हमारा जो यूजर है यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है डाटाबेस को, ऑथोराइज्ड है, ठीक है। और सेकंड ये चेक करें, देयर आर डाटा लेवल्स आर सेट इन द डाटाबेस। और जो हमारा डाटाबेस है उसमें हम डाटा लेवल सेट कर देंगे एंड यूजर कैन एक्सेस द डाटा अकॉर्डिंग हिज लेवल। और हमें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो डाटा हम एक्सेस कर रहे हैं, मान लो कोई टीचर एक्सेस कर रहा है, तो ये तो नहीं है कि जो प्रिंसिपल की एक्सेसिबिलिटी वही टीचर को हो रही है और वही स्टूडेंट को हो रही है, नहीं। प्रिंसिपल की एक्सेसिबिलिटी है, पूरे स्कूल का एक्सेस कर सकता है। टीचर की एक्सेसिबिलिटी है, जिन स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं उन्हीं का एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स की एक्सेसिबिलिटी यही है कि वो अपना खुद का चेक कर सकता है। तो इस तरह से प्राइवेसी को अकॉर्डिंग टू लेवल भी चेक किया जाता है। पहले तो ये चेक किया भाई ऑथोराइज्ड यूजर है या नहीं है, ठीक है। और दूसरा फिर ये भी चेक किया जाता है कि उसको जो डाटा एक्सेस हो रहा है वो उसके लेवल के अकॉर्डिंग है या अबोव है, ठीक है। तो अबोव है तो वो गलत है, क्योंकि उसको उसके लेवल के अकॉर्डिंग ही एक्सेस होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट आता है हमारा बैकअप एंड रिकवरी। डीबीएमएस ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ द डाटा बैकअप एंड रिकवरी। डीबीएमएस क्या करता है, हमारा ऑटोमेटिकली करता है क्या, डाटा का बैकअप और रिकवरी ऑटोमेटिकली ले लेता है। द यूजर डोंट नीड टू बैकअप। यूजर को क्या होता है, बैकअप क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, इट इज टेकन बाय द डीबीएमएस। ये ऑटोमेटिकली डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा ले लिया जाता है। इट इज रिस्टोर्ड इफ डाटाबेस इज क्रैश्ड और सिस्टम फेलियर। अगर हमारा सिस्टम फेलियर हो जाता है या डाटाबेस हमारा क्रैश हो जाता है तो हम इसको रिस्टोर कर सकते हैं। नंबर 7 आता है हमारा डाटा कंसिस्टेंसी। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, 16 डाटा रिडंडेंसी और कंसिस्टेंसी, ठीक है। क्या अगर डाटा कंसिस्टेंसी इज एंश्योर इन ए डाटाबेस, क्या होगा, हमें डाटा कंसिस्टेंसी को एंश्योर करना अपने डाटाबेस में, बिकॉज देयर इज नो डाटा रिडंडेंसी। क्योंकि यहाँ पे डाटा रिडंडेंसी नहीं होती है। देखिए डाटा रिडंडेंसी क्या होती है, डुप्लीकेशन ऑफ डाटा। लेकिन डाटा कंसिस्टेंसी क्या होती है, सेम डाटा में अलग अलग डिटेल्स। एक एम्प्लॉय का एड्रेस एक टेबल में कुछ है, दूसरी टेबल में कुछ और है, तीसरी टेबल में कुछ और है, तो क्या करेगा, हमारा डाटा इनकंसिस्टेंसी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, डाटा इनकंसिस्टेंसी। तो वो रिडंडेंसी नहीं है, रिडंडेंसी होती है डुप्लीकेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन नहीं है। एक एम्प्लॉय है वो आपके टेबल एक्सेस कर रहा है, मान लो ऑर्डर वाली, तो वहां पे तो देख रहा है तेरा एड्रेस ये है, और फिर वो देखता अपनी कस्टमर वाली, उसमें देख रहा है एड्रेस तेरा कुछ और है, ठीक है। तो वो डाटा इनकंसिस्टेंसी है, वो नहीं होनी चाहिए, डाटा कंसिस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे बोल भी रहा, डाटा कंसिस्टेंसी मींस देयर शुड बी मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपीज ऑफ द सेम डाटा। मल्टीपल मिसमैचिंग कॉपी, ठीक है। डाटा की कॉपी है मल्टीपल और वो मिसमैच कर रहे हैं आपस में, सेम नहीं है, और डाटा सेम होना चाहिए, ठीक है। तो डाटा क्या, हमारी कंसिस्टेंसी। ऑल डाटा कंसिस्टेंटली अक्रॉस द डाटाबेस एंड मस्ट बी सेम फॉर ऑल यूजर व्यूइंग द डाटाबेस।
अब क्या हो रहा है, जो डाटा हमारा कंसिस्टेंटली हम कर रहे हैं डाटाबेस के अंदर, वो सभी यूजर को क्या हो रहा है, व्यू कर रहे हैं वो उसको, ठीक है। तो एनी चेंज मेड टू द डाटाबेस आर इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड टू ऑल द यूजर एंड देयर इज नो डाटा इनकंसिस्टेंसी। और हम डाटाबेस में कोई भी चेंजेस करते हैं तो वो तभी के तभी इमीडिएटली रिफ्लेक्ट होता है सभी यूजर्स को, एंड देयर इज नो डाटा इनकंसिस्टेंसी, और यहाँ पे कोई डाटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होती है, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, सॉरी, और यहाँ पे कोई भी डाटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो जो डाटा है जब हम कोई चेंज कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, यूजर को शो हो रहा है, तो वहां पे डाटा में इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ थे एडवांटेजेस डाटाबेस के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ डाटाबेस। तो टेबल, टेबल में क्या होगा, when all information together in a grid, a collection of similar record creates table, ठीक है। जो हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको एक ग्रिड के अंदर हम इकट्ठा कर लें, या कलेक्शन ऑफ सिमिलर रिकॉर्ड, एक ही टाइप के रिकॉर्ड का कलेक्शन है, वो क्या करता है, टेबल क्रिएट करता है। और दूसरी डेफिनेशन हमारी हो सकती है, और टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टिकल रोज एंड हॉरिजॉन्टल कॉलम। हमारा क्या है, टेबल ऑफ वर्टिकल रोज और हॉरिजॉन्टल कॉलम्स का क्या है, कलेक्शन है। नेक्स्ट आ गया हमारा फील्ड, इफ यू आर टेकिंग एनी इंफॉर्मेशन अबाउट योर यूजर इज ए फील्ड। अगर हम मान लो अपने फोन में किसी का नंबर सेव करना चाहते हैं तो हम उसका नाम पूछते हैं, ठीक है, उसका फोन नंबर पूछते हैं, तब उसको सेव करते हैं। तो जो उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हैं वो क्या है, हमारा यूजर है, वो एक आइटम हम उससे बात कर रहे हैं, वो फील्ड है हमारी, क्या है, फील्ड। फील्ड क्या होगी, उसका नाम, उसका फोन नंबर है, वो उसकी फील्ड हो गई। फिर आगे रिकॉर्ड, it is a set of information stored in your database about one of the user या item। अगर आपने अपने फोन में किसी के एड्रेस बुक में किसी का कॉन्टेक्ट स्टोर कर रहे हो, तो जब वो डाटा स्टोर हो जाता है, ठीक है, तो रिकॉर्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, वो रिकॉर्ड बन जाता है, वैल्यू। तो इट इज द एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिकल अमाउंट। वैल्यू हमारी क्या है, एक्चुअल टेक्स्ट और न्यूमेरिकल अमाउंट है, और डेट, ठीक है, या कोई डेट भी हो सकती है, that put in while adding the information to your database। तो देखिए जब वो रिकॉर्ड था हमारा, उसके अंदर हमने वैल्यूज डाल दी फील्ड की, उसका नेम डाल दिया और उसका कॉन्टेक्ट नंबर डाल दिया। तो उसके अंदर जो कॉन्टेक्ट नंबर और नेम हमने डाला है वो क्या है भाई, डाटा की वैल्यू है। एक मिनट, मैं इसको चार्जिंग में लगाता हूँ, बैटरी डाउन होगी, एक मिनट देंगे। हाँ, तो हमारी वैल्यू के बारे में अब बात कर रहे थे, वो मैंने आपको बता दिए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, की फीचर्स ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के कुछ की फीचर्स हैं, उनके बारे में अब बात करेंगे हम, ठीक है। तो एक डाटाबेस कैन हैव वन और मोर टेबल। एक डाटाबेस में क्या हो सकता है, एक या एक से ज्यादा टेबल्स हो सकती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक या एक से ज्यादा टेबल्स होंगी डाटाबेस के अंदर, लेकिन उनका नाम सेम नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपके डाटाबेस अलग अलग हैं, उनमें आपके टेबल्स बना रहे हो, तो उन दोनों डाटाबेस में दो टेबल सेम नेम की हो सकती है, लेकिन एक ही डाटाबेस है उसमें दो टेबल सेम नेम की नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हैविंग मल्टीपल टेबल्स, ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे ले, हमारी ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये हमारी मल्टीपल टेबल्स हैं इनके पास, लाइक कस्टमर डिटेल, एम्प्लॉय डिटेल, ऑर्डर डिटेल, शिपिंग डिटेल एक्सेट्रा, ठीक है। तो एक डाटाबेस जो अमेजोन है उसका एक ही डाटाबेस होगा, बहुत सारे डाटाबेसेस तो होंगे नहीं, और एक ही डाटाबेसेस में मल्टीपल टेबल्स होंगी जिनमें वो उनकी वैल्यूज स्टोर करेगा। कस्टमर डिटेल में कस्टमर की डिटेल स्टोर करेगा, एम्प्लॉय में एम्प्लॉय की करेगा, ऑर्डर में ऑर्डर की डिटेल, शिपिंग में शिपिंग की डिटेल। तो अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, जितनी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, कंपनीज हैं, उन सब में यही होता है, उनका अपना डाटाबेस होता है और उनके लिए वो अलग अलग टेबल्स का यूज करता है अकॉर्डिंग टू नीड। सेकंड, हम एवरी टेबल ऑफ डाटाबेस हैविंग सेम टाइप ऑफ डाटा। अगर हम कोई भी टेबल डाटाबेस में क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें सेम टाइप का डाटा हो,
अगर हमारी कोई टेबल है कस्टमर डिटेल्स की, तो उसमें ओनली कस्टमर डिटेल ही स्टोर होंगे, ना एम्प्लॉय की डिटेल, ऑर्डर की डिटेल, शिपिंग की डिटेल हम स्टोर नहीं करेंगे। थर्ड है रिकॉर्ड। Record uniqueness is the important feature of the database. When you are entering a large data into the database, there are many users who are having same name, same date of birth and same address. देखिए एक यहाँ पे वर्ड यूज हुआ यूनिकनेस। यूनिकनेस क्या होता है? अभी डाटा डुप्लीकेट नहीं एंट्री होती, रिकॉर्ड यूनिकनेस होता है बिल्कुल जो सबसे यूनिक हो, सबसे अलग हो। तो सबसे अलग कब होगा? जब वो अकेला उस टेबल के अंदर होगा, सिंगल वैल्यू। तो डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, यही डाटा यूनिकनेस होती है। तो इसका ये इंपॉर्टेंट फीचर होता है जब हम कोई भी लार्ज डाटा है उसको हम एंट्री कर रहे हैं, तो हो सकता है भाई कुछ सेम नेम और सेम डेट ऑफ बर्थ के हों और सेम एड्रेस के हों, तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो देखिए उनके नेम भी सेम होंगे, ये भी होंगे। तो क्या होता है? यूनिकनेस हमारी हेल्प करती है एक्सीडेंटल डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की। ठीक है, अगर हम डुप्लीकेशन ऑफ रिकॉर्ड डाल रहे हैं, उसको एक्सीडेंटली अवॉइड, हमने गलती से डाल दिया, हमने गलती से डाल दिया, तो यूनिकनेस वहां पे हेल्प करेगी, वो गलती को हमारी को सुधारेगी। हम वो डाटा डाल ही नहीं सकते। इट कैन बी अचीव्ड थ्रू ए फील्ड। इसको हम क्या करते हैं? एक फील्ड के थ्रू अचीव करेंगे यूनिकनेस को। वो कैसे होगी? विच कैन बी आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड यूनिकली। हम कोई फील्ड यूज करेंगे इसको अचीव करने के लिए जो एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। ठीक है, वो चीज अभी हम आगे डिटेल से करेंगे। एक प्राइमरी की होती है, प्राइमरी की के थ्रू भी हम कर सकते हैं। इफ देयर इज नो एनी फील्ड एग्जिस्ट, तो देखिए फील्ड की किस तरह बात कर रहा है, हमें ऐसी फील्ड अपने डाटा भी उसमें टेबल में यूज करनी है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे। अगर हम नेम लेंगे, नेम को नहीं ले सकते क्योंकि दो जो एम्प्लॉय उनका नेम सेम हो सकता है, स्टूडेंट जो उनका नेम सेम हो सकता है, एड्रेस सेम हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। लेकिन हमें ऐसा डाटा चूज करना है जो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर दे, यानी वो चीज, वो फील्ड हमें चूज करनी है जो किसी दूसरे का हो नहीं सकता। जैसे एम्प्लॉय आईडी, एक एम्प्लॉय आईडी है, वो किसी दूसरे को नहीं दी जाती है, तो एम्प्लॉय आईडी हमारी सेम रहेगी। ठीक है, एम्प्लॉय आईडी को हम एज ए फील्ड यूनिकनेस के लिए यूज कर सकते हैं। और फिर सेकंड अगर हम बात करें तो अपना आधार कार्ड नंबर, वोट कार्ड नंबर, इनको हम क्या कर सकते? रोल नंबर, एडमिशन नंबर, स्टूडेंट आईडी, इनको एम्प्लॉय आईडी, इनको हम एज यूनिकनेस अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं अपने टेबल के। ठीक है, अगर हमारे पास कहीं ये हो गया कि कोई ऐसी फील्ड है नहीं जो एग्जिस्ट कर रही हो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, तो जो डाटाबेस डिजाइनर है, जो डाटाबेस को डिजाइन करेगा, वो एक एडिशनल की क्या कर देगा, उसके अंदर ऐड कर देगा, एडिशनल कॉलम ऐड कर देगा। ये चीजें हम आगे एग्जांपल से टेबल्स के आपकी बुक के ही वहां पे भी क्लियर कराएंगे आपको। तो फिर एवरी टेबल हैज ए की which ensure that 100% accurate value in the database। और ये की है एक हर एक टेबल में इंश्योर करेगी क्योंकि जो हमारा डाटा है वो 100% एक्यूरेट है। ठीक है, इसके बाद एवरी डाटाबेस टेबल शुड हैव वन और मोर फील्ड्स यूज्ड एज ए की। हर एक डाटाबेस में जो हमारे एक या एक से ज्यादा फील्ड है वो एज ए की यूज होती है। ठीक है, you can assign a unique value to this key for differentiating records that may have similar name or addresses। और ये की क्यों हम करते हैं? असाइन करते हैं यूनिक वैल्यू लेने के लिए। ठीक है, जो डिफरेंशिएट करेगी रिकॉर्ड्स को जिनमें नेम और एड्रेस मान लो सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं? उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसी की के थ्रू, क्योंकि वो किसी भी एम्प्लॉय है या जो भी स्टूडेंट है उन दो की सेम नहीं होगी, वो यूनिक होगी। ठीक है, जैसे रोल नंबर हो गया तो रोल नंबर से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि हमारा जो नेम और एड्रेस है वो सिमिलर है। ठीक है, मान लो हमारी क्लास में है दो बच्चों का सेम नेम है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उनको? उनको आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर से कर लेंगे। फिर ये रोल नंबर आपका है और ये रोल नंबर आपका है, तो उस स्टूडेंट के जब हम नाम बोलते हैं तो उस स्टूडेंट का रोल नंबर भी साथ में बोलते हैं, ये नाम है और ये रोल नंबर है, तो हम उनको इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं क्योंकि रोल नंबर है वो हमारी यूनिक वैल्यू, उसके थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब आगे हम बात करेंगे, ये टेबल दी हुई है। ठीक है, हमें इसमें डाटा को यूनिकली फाइंड आउट करना है, लेकिन हम देख रहे हैं नेम में राम है, रवि, रवि, संजय। तो देखिए रवि जो नेम है दो बार आया है, तो हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते नेम के थ्रू। फिर हमने देखा स्टैंडर्ड 10th 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 10th, तो यहाँ भी हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते।
फिर सेक्शन ए बी, तो सेक्शन से भी हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो थर्ड पॉइंट में हमने यही चीज पढ़ी थी, अगर हमारे टेबल में कोई ऐसे फील्ड है जिससे हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उसका यूज करेंगे, लेकिन वहां पे ऐसी फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो डाटाबेस डिजाइनर क्या करेगा, एक नई फील्ड एडिशनल ऐड करके दे देगा। ठीक है, तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए डाटाबेस जो इसको डिजाइन करेगा उसको एक एडिशनल फील्ड ऐड करनी पड़ेगी, जो उसने यहाँ पे ऐड करके दिखा दिया, रोल नंबर 19, 20, 21, 22। अब रोल नंबर की हेल्प से हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो एक एक्स्ट्रा फील्ड जो हमने वो यहाँ पे ऐड कर दिया, यूनिकली फाइंड आउट। और जो फोर्थ पॉइंट में हम बात कर रहे थे, जैसे हमारा 19 रोल नंबर है तो इससे हम बेस, ये 20 रोल नंबर है तो 20 का रोल नंबर उसका भी नाम रवि है, और 21 है उसका नेम भी रवि है, तो हम इसको रोल नंबर की हेल्प से यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम किस रवि के बारे में बात करें, 20 रोल नंबर जो रवि है उसकी, या 21 रोल नंबर जो रवि है उसकी बात कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं, की फीचर्स ऑफ डाटाबेस। देखिए डाटाबेस के की फीचर्स यानी कौन कौन सी कीज जो होती है वो होती है हमारे डाटाबेस के अंदर। तो फर्स्ट है हमारी प्राइमरी की, तो प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, फॉरेन की और आरडीबीएमएस की डेफिनेशन भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। लेकिन की फीचर्स में हमारे 3 पॉइंट आते हैं, प्राइमरी की, कंपोजिट प्राइमरी की, फॉरेन की। ठीक है, तो की फीचर्स ऑफ डाटाबेस में आपकी बुक के बारे में तो एग्जांपल्स देके भी वहां पे अच्छी तरह बता रखा है, एग्जांपल्स की डिटेल्स भी दे रखी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो 2 या 3 ही बनते हैं, एग्जांपल्स कहीं नहीं आते हमारे एग्जाम्स में, वो सिर्फ समझने के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसका भी हम आगे एग्जाम्पल, तो आपकी बुक में टेबल दी हुई, उसी टेबल के थ्रू आपके वो एग्जाम्पल समझाएंगे हम। ठीक है, आपकी बुक में भी वो बता रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आप उससे हेल्प लेके कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अगर बनते हैं तो प्राइमरी की क्या होती है, कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है और फॉरेन की क्या होती है, हमारी यही क्वेश्चन से क्रिएट होते हैं। तो देखिए प्राइमरी की, इट इज यूनिक वैल्यू इन द टेबल दैट आइडेंटिफाइज ए रो इन ए टेबल। ये क्या करते हैं, हमारी यूनिक वैल्यू होती है। ठीक है, टेबल के अंदर यूनिक वैल्यू होती है। कैसे हम बात करें यूनिक वैल्यू की, अगर हम बात करें तो जैसे ही हमारी कोई टेबल है, यहाँ पे इस टेबल के अंदर हमने क्या लिया, रोल नंबर ले लिया है। क्या ले लिया, रोल नंबर। ठीक है, यहाँ पे नेम ले लिया और यहाँ पे एड्रेस ले लिया। ठीक है, तो नेम, रोल नंबर और एड्रेस जो हमने लिए हैं यहाँ पे, तो यूनिक वैल्यू क्या होगी हमारी, रोल नंबर। ठीक है, क्योंकि रोल नंबर किसी भी स्टूडेंट का सेम नहीं हो सकता। तो क्या करेगा, जैसे हमने 1, 2, 3, हमने 3 रोल नंबर्स डाल दिए हैं, ए नाम डाल दिया, ठीक है, बी डाल दिया और फिर ए डाल दिया। एड्रेस हमने डाल दिया दिल्ली, ठीक है, हरियाणा और यूपी। तो हम इसको अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है, तो रोल नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई, यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, क्योंकि ये कहीं भी, तो अगर हम यूनिकली आइडेंटिफाई रोल नंबर 1 तो हमें ये पूरी रो मिल जाएगी। ठीक है, तो एक रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम किसके द्वारा, प्राइमरी की के द्वारा। इट कैन नॉट बी नल, और क्या हो सकता है, हम इसको नल नहीं कर सकते, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू हमें एंटर करनी पड़ेगी, नल कभी भी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो इससे आगे अगर हम बात करें अपनी, तो जो हमारी बात आती है कंपोजिट प्राइमरी की। कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है, जब हम कोई डाटा, हमारी मान लो हमारे पास कोई टेबल है, चलो इसको भी मैं अभी समझा देता हूँ। हमारे पास एक ये टेबल है, ये टेबल है हमारे पास, ये कंपोजिट में होता है दो या दो से ज्यादा। तो यहाँ पे रोल नंबर लिया हमने, ठीक है, नेम लिया, एड्रेस लिया, कॉन्टेक्ट नंबर लिया, और थर्ड हमने ले लिया उसकी स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो रहा है, रोल नंबर जो हमारा है स्टूडेंट्स,
तो एक तो रोल नंबर से हम यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमने दो टेबल मर्ज कर दिया 9th और 10th क्लास की, तो वहां पे तो रोल नंबर सेम होगी। या दो सेक्शन हमने मिक्स कर दिए ए और बी, तो ए में भी रोल नंबर 1 है और बी में भी रोल नंबर 1 है। ठीक है, तो हम ओनली रोल नंबर से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, उसके अंदर हमने दो की यूज कर लिए, रोल नंबर प्लस स्टूडेंट आईडी, इन दोनों से हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे, इन दोनों का यूज करके हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो ये की बनेगी ये हमारी क्या होगी, कंपोजिट प्राइमरी की होगी। ये एक टाइप की प्राइमरी की होती है, लेकिन जब हम 2 और उससे ज्यादा कॉलम्स के द्वारा यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं डाटा को, तो हमारी कंपोजिट प्राइमरी की कहलाती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसकी डेफिनेशन भी देख लिए, सिंपल सी डेफिनेशन है, देखिए, इट इज आल्सो ए प्राइमरी की when we are using combination of 2 or more columns in a table to identify the record uniquely. अब बात कर रहे हैं फॉरेन की, इट इज ए की यूज टू लिंक टू टेबल टूगेदर। ठीक है, यह की अब कब यूज करते हैं, जब दो टेबल को हमें एक दूसरे के साथ लिंक करता है। समटाइम इट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग की, कभी कभी हम इसको रेफरेंसिंग की भी बोल देते हैं। इट इज ए फील्ड इन वन टेबल, क्योंकि एक टेबल के अंदर हमारी कोई फील्ड है, कोई कॉलम है, दैट रेफर द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, जो दूसरी टेबल में किसी प्राइमरी की को क्या कर रहा होगा, रेफर कर रहा होगा, तो हमारा क्या कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा। तो इस रेफर कर रहा है, इसलिए हम इसको रेफरेंसिंग की बोलते हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल आएगा तब समझाते हैं कैसे हम, कौन सी हमारी फॉरेन की है, कौन सी प्राइमरी की है, कौन सी कंपोजिट प्राइमरी की क्रिएट हो सकती है। आरडीबीएमएस की अगर इट इज ए टाइप ऑफ डाटाबेस, ये एक टाइप का डाटाबेस हमारा, डाटा इन ए रिलेशनल डाटाबेस इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू टेबल, और जो डाटा हमारा ऑर्गेनाइज्ड होगा डाटाबेस के अंदर वो टेबल की फॉर्म में होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, तो देखिए ये एग्जांपल जो हमारे पास आया हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है 078907, ये हमारे ऑर्डर्स आईडी दी हुई है, कस्टमर्स के नेम दिए हुए हैं, कस्टमर का एड्रेस दिया हुआ, फोन नंबर, स्टार्ट डेट और आइटम बोट। ठीक है, तो इसमें जो हमारा है ये एग्जांपल जो है आरडीबीएमएस के लिए हमारा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो ये शिला अरोरा है, इसने जो पहला अपना ऑर्डर किया, उसके अंदर उसकी ऑर्डर आईडी है, उसने अपना एड्रेस डाला, फोन नंबर डाला, सेल डेट डाली और आइटम बोट हो गए। सेकंड वैभव मित्तल ने भी डाल दिया अपना, ठीक है, सौरभ तायल ने भी डाल दिया। वैभव मित्तल ने फिर से कुछ खरीदना तो उसको फिर से सारी डिटेल फिल करनी पड़ रही है। ठीक है, कस्टमर का नेम भी, कस्टमर का एड्रेस भी, फोन नंबर भी। लेकिन जब उसने पहली बार वहीं से जो चीज खरीदी है, तो हम दूसरी बार उसी को वही एड्रेस फिर बताना पड़ रहा है। ठीक है, तो एक राइट वे नहीं है। फिर प्रशांत सिंह, और फिर शिला अरोरा फिर से आ गया ये, और वैभव मित्तल फिर से आ गया। तो जितनी बार बंदा ऑर्डर कर रहा है उतनी बार उसको अपनी पर्सनल डिटेल्स भी फिल करनी पड़ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, एक क्लाइंट टेबल बना ली। ठीक है, और क्लाइंट टेबल में हमने क्या कर लिया, क्लाइंट की डिटेल स्टोर कर ली और उनको क्लाइंट आईडी प्रोवाइड करा दी। तो क्लाइंट आईडी जो है उस पे नेम है, एड्रेस है और फोन नंबर है। तो जब भी क्लाइंट कोई ऑर्डर करेगा तो वो सीधा सेल्स टेबल पे जाएगा। ठीक है, शिला अरोरा मान लो उसने कोई भी सेल्स किया है तो वो सीधा ऑर्डर आईडी पे जाएगी। ऑर्डर आईडी देखेंगे, ये ऑर्डर आईडी है, और कौन सी ऑर्डर आईडी किस क्लाइंट ने की है, तो ये जो ऑर्डर आईडी है 789, ये की 001 क्लाइंट आईडी ने, और क्लाइंट आईडी ये किसकी है, शिला अरोरा की। तो शिला अरोरा ने ये सेल की। ठीक है, ये सेल की डेट दे रखी है, और यहाँ पे सेल का क्या दे रखा हमें, बोट दे रखा है। ठीक है, आइटम बोट। ठीक है, तो इसने कितने आइटम खरीदे हैं। तो इसी प्रकार से जो ये क्लाइंट आईडी है और इधर भी ये क्लाइंट आईडी है, ये दोनों में कॉमन फील्ड है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो क्लाइंट आईडी है ये रेफर कर रही है किसी प्राइमरी की को दूसरी टेबल में, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, सेल्स टेबल में जो क्लाइंट आईडी है वो हमारी फॉरेन की है, और जो क्लाइंट टेबल में हमारी क्लाइंट आईडी है वो हमारी प्राइमरी की है। ठीक है, अगर हम ये नीचे जो डाटा दिया हुआ है उसको हम ओनली ऑर्डर आईडी से क्या कर सकते हैं, यूनिकनेस फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी प्लस क्लाइंट आईडी दोनों का यूज करेंगे यूनिकनेस फाइंड आउट करने के लिए। तो हमारी क्या हो जाएगी, वो कंपोजिट की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंपोजिट की। ठीक है, अगर हम इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करें तो वो हमारी कंपोजिट की हो जाएगी। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो अगर अभी तक भी आप अपने हमारे साथ बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम और भी वीडियो आपकी सिलेबस की अपलोड करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे नोटिफिकेशन के लिए, वीडियो को लाइक कर दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। तो फिर आता भी असेसमेंट। असेसमेंट हमारी बुक में दिया हुआ है। तो ये जो आपको दिया हुआ है कलर, ये जो अलग जो कलर आ रहा है बीच में, ठीक है, तो ये तो हमारा है इसका आंसर, ठीक है। तो ए ब्लैंक इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। तो हमने पहली लाइन ये पढ़ी थी, ए डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। सेकंड है, ए ब्लैंक इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट कैन बी यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटाबेस। तो सॉफ्टवेयर पैकेज वो कौन है भाई? डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आप आंसर दे रहे हैं तो फुल फॉर्म में दिया करेंगे, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिर ए ब्लैंक इज ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दैट इज बेस्ड इन द रिलेशनल मॉडल। तो देखिए इसने यहीं पे आंसर बता दिया, रिलेशनल मॉडल है तो रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होगा। फोर्थ है, थ्री पॉपुलर डीबीएमएस सॉफ्टवेयर आर एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस, ऑर्ग बेस एंड माईस्क्वेल, एमएस स्क्वेल सर्वर, ठीक है, DB2 और भी बहुत सारे में जो है, ओरेकल, हमने बहुत सारे डाटाबेस जो हमने पढ़े थे अपने वीडियोस में वो यहाँ पे अवेलेबल। क्वेश्चन नंबर 5 है, ए ब्लैंक इज ए यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज ए रो इन ए टेबल। तो यूनिक वैल्यू है और जो एक आइडेंटिफाई करती है एक रो को एक टेबल के अंदर, वो हमारी प्राइमरी की होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंपोजिट की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कॉलम। कंपोजिट की जो हमारी वो कॉम्बिनेशन होती है दो या दो से ज्यादा कॉलम। देखिए एक या एक से ज्यादा कॉलम का नहीं होगी, क्योंकि कंपोजिट की में मिनिमम 2 कॉलम्स तो होते ही है, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 कॉलम्स को भी हम यूज करके डाटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो या दो से ज्यादा कॉलम्स को जो कंबाइन करेंगे तो वो हमारी कंपोजिट की कहलाएगी, ठीक है। आगे हमारे जो क्वेश्चन दिए हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, व्हाट डज डीबीएमएस स्टैंड फॉर? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। व्हाट डज आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर? relational database management system. How is data organized in ARDBMS? तो ARDBMS data is organized in the form of table, टेबल की फॉर्म में करता है, ठीक है। इतना ही इसने क्वेश्चन पूछा, इतना ही हम बताएंगे। लेकिन अगर आपको एक लाइन ऐड और करना चाहे तो ए रिलेशनल इज ए टाइप ऑफ डाटाबेस। रिलेशनल हमारा क्या है? एक टाइप का डाटाबेस है। स्टेट द रिलेशनशिप एंड डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड ए फॉरेन की। हमें क्या करना है भाई? रिलेशनशिप बतानी है और डिफरेंसेस बताने प्राइमरी की और फॉरेन की में। तो देखिए क्या होंगे, प्राइमरी की इज ए यूनिक की। प्राइमरी की है जो हमारी वो एक यूनिक की है। फॉरेन की इज ए की यूज्ड टू लिंक टू टेबल्स टुगेदर। फॉरेन की क्या होती है? हमारी एक की है जो दो टेबल्स को एक साथ लिंक करने के लिए यूज की जाती है, ठीक है। डिफरेंसेस में अगर हम देखें तो प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यू। प्राइमरी की है वो नल वैल्यूज नहीं होंगी। ये फॉरेन की कैन हैव ए नल वैल्यू। तो फॉरेन की हमारी क्या है? नल वैल्यू रख सकती है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट से इतना ही था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे आई है, कोई टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वो आपके वहीं पे अगर हम उसको सोल्व कर सकते हैं तो आपको कमेंट में रिप्लाई कर देंगे। और नहीं तो फिर हम आपके लिए, अगर ज्यादा कमेंट्स आते हैं, कोई आपका टॉपिक ज्यादा बड़ा रह जाता है, तो हम उसके लिए एक और वीडियो आपके लिए अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रहेगा। और हमारा जो सेशन 1 है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है यूनिट 3 का। जल्दी हम सेशन 2 के लिए भी आपके लिए वीडियो लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।